दिनकर, कोई डाउट है दिनकर? किसी और को कुछ डाउट है? हाँ बताओ, क्या डाउट बताओ। क्या है? FOBS, ओके। उसके अलावा और कोई? हाँ, एक मिनट गाइस, चुप रहो, बाकी नहीं करनी बात। हाँ, एयर डिफेंस। हाँ सर, इसमें इसके दो वेरिएंट्स थे, पैड के प्रद्युमन और एक इसमें दो वेरिएंट कौन से पृथ्वी और कहाँ देखे, दिखाओ। सर मैंने बुक में भी देखा था और इसमें भी। कौन से वाला? पैड के दो वेरिएंट्स हैं, प्रद्युमन और एक पीडीवी पृथ्वी डिफेंस वेक्टर। न्यू वेरिएंट, ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। ये देखना पड़ेगा मुझे, मुझे अपडेट नहीं होगा शायद, मैंने नहीं किया होगा। इसके अलावा कोई है किसी का? ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, चेक करके, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। हाँ, FOBS, इसके अलावा कोई और कुछ है? ठीक, देखो शिट, ये तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी इसमें। देखो, मान लो ये जो अंदर का सेक्शन है, ये हमारी क्या है? अर्थ। ठीक है, अब इस पे कहीं पे पानी भी हो सकता है, उबड़ खाबड़ है, कहीं माउंट एवरेस्ट के जैसे ऊंचा भी हो सकता है, कहीं पे अंदर की तरफ झुका भी हो सकता है ऐसे सेक्शन। ठीक है, चारों तरफ क्या है? एनवायरमेंट। क्या है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये वाला सेक्शन जो बना है मैंने, क्या? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल इसको बोलते हैं। क्या है? वायु। अब मुझे क्या, मैंने दो तीन चीजों की बात की थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसकी बात की है? मैंने दो तीन चीजों की बात की है। एक तो पहले मैंने की थी क्रूज मिसाइल्स की बात, ठीक है। दूसरा हमने बात की है बैलिस्टिक मिसाइल्स की, ठीक है। तीसरा हमने की है बैलिस्टिक वेपन्स की बात की है, ठीक है। और चौथा हम बात कर रहे हैं FOBS की, मतलब फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, ठीक है। वन बाय वन बात करते हैं। पहले मैं बात, मान लो कि मेरी धरती पे यहां पे A है, यहां से मैंने लॉन्च करना है, और जहां पे मुझे हिट करना है वो मेरा क्या है? अगर मेरी कोई मिसाइल ऐसी है जो क्या है, जो बिल्कुल धरती के सरफेस के साथ साथ जा रही है और जाके इस पॉइंट पे हिट कर रही है, वो मिसाइल्स मेरी कैसी है? क्रूज मिसाइल्स। धरती के सरफेस के साथ रहेंगी, नेविगेशन पे काम करेंगी और प्रिसाइज डिसीजन रहेगी, शॉर्ट रेंज पे काम करेगी, ठीक है। लगभग शॉर्ट रेंज की होती है, पर कुछ एक मिसाइल्स कैसे मेरी मीडियम रेंज भी है, वो एक्सेप्शन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस। दूसरा मेरे पास क्या है, अगर मेरी मिसाइल क्या करे, यहां से गई, अब मेरा टारगेट अगर इधर भी होता, मान लो मेरा टारगेट यहां होता है X, तो मैं क्रूज मिसाइल से कभी भी हिट नहीं कर पाता, क्योंकि धरती मेरी गोल है। अगर मैंने यहां से सीधा उड़ाया तो मेरी इधर जाएगी, इधर से उड़ाया तो मेरी उधर जाएगी। तो मेरा क्या होगा, मैं ये ऐसे करूंगा, यानी बैलिस्टिक मिसाइल मेरी कौन सी होंगी? वो वाली मिसाइल जो मेरे वायुमंडल को छोड़ देंगी पहले, और फिर दोबारा री एंट्री करेंगे, वायुमंडल में वापस एंट्री करेंगी, और जहां पे जो टारगेट होगा उस टारगेट को हिट कर, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं, अब मेरे पास एक चीज है, मेरी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगी उनकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? एक तो यहाँ पे ग्रेविटी का भी काम लग रहा है, वापस धरती पर ग्रेविटी जुड़ गई, कोरोलिसिस फोर्स लग गए अर्थ के, ठीक है, जेट स्ट्रीम्स वगैरह और बाकी और फोर्सेस, वो क्या हो गए? सारे सारे अप्लाई हो गए। तो मोस्टली क्या रहती है? सारी सारी हाइपरसोनिक रहती है। क्या रहती है? हाइपरसोनिक।
ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, अब बात यह कि हाइपरसोनिक स्पीड क्या होगी, मोर देन 5 मैक। लेकिन दिक्कत क्या है इनके साथ में, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अगर इस कंट्री ने क्या कर रखा है, इस कंट्री ने यहां पे अपना एक रडार सिस्टम इन्वॉल्व कर रखा है, और रडार सिस्टम रेज ऐसे भेजेगा, तो जैसे ही ये मिसाइल्स की कवरेज में आएगी तो इसको क्या करेगी, डिटेक्ट कर लेगी और इसके बदले में रिस्पॉन्स कर सकती है। या फिर इन्होंने यहां पे रडार लगा रखा, इन्होंने क्या यहां पे रडार लगाया है, इन्होंने यहां पे क्या किया, यहां रडार सिस्टम लगाया, तो जब भी इसके कांटेक्ट में आएगी यहां पे रेज में, तो क्या कर लेगी, वो डिटेक्ट कर लेगी बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या हो सकते हैं, इजीली डिटेक्ट हो सकते रडार में बहुत आसानी से, और इवन रडार के पास में रिस्पॉन्स टाइम भी बचेगा, कि रिस्पॉन्स टाइम की वजह से वो क्या कर पाएगी, उनको रिटेलिएट कर पाएगी, उनको इन मिडल फ्लाइट में क्या कर पाएगी, डिफ्यूज कर पाएगी। तो इसी चक्कर में एक नए तरह के आते हैं बैलिस्टिक वेपन्स। ये क्या करेंगे, ये अब एक और तरह के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों को मैं छोट बंद काट देता हूं। अब देख, अब मेरे धरती पे ए ये है और बी मुझे हिट करना है, तो ये वाले वेपन्स मेरे किस तरह से काम करेंगे, ये वाले वेपन्स में अपन कार्य करेंगे, सॉरी दिस इज माई एक्स, दिस इज माई एक्स पर। ये क्या करेंगे, मैं पहले इन वेपन्स को किसी रॉकेट में रखूंगा और किसी हाइट पे ले जाके इनको रिलीज करूंगा, हाइट पे ले जाके क्या करूंगा, रिलीज करूंगा, और उसके बाद में ये क्या करेंगे, ये उस टारगेट को हिट करेंगे, ऐसे चलते हैं किस स्पीड पे, हाइपरसोनिक स्पीड। अब फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा, ये क्रूज मिसाइल से हल्की सी हाइट पे उड़ते हैं, तो डिटेक्ट करना मुश्किल होगा रडार में। दूसरा क्या होगा, हाई स्पीड होगा, तो जब तक रडार सिस्टम रिस्पॉन्स करेंगे उससे पहले क्या कर पाएंगे, टारगेट को हिट कर। अब बैलिस्टिक है तो क्या करेंगे, क्रूज के मुकाबले में वे पेलोड अपना ज्यादा ले पाएंगे, ज्यादा एक्सप्लोसिव अपने साथ ले जाएंगे, ज्यादा मटेरियल कैरी कर पाएंगे, दिस इज द फंडा। ठीक है, दीज आर द कंसेप्ट ऑफ बैलिस्टिक वेपन्स। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास अगला है फोबियस का, ये टेक्नोलॉजी लेके आया चाइना, और क्यों, अगेंस्ट यूएसए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, अगर मुझे टारगेट मेरा यहां हिट करना है, दिस इज माई x2 या x से कुछ मान, तो उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम अपने टारगेट मेरा जाएगा ऐसे उड़ के, यानी मेरे एटमॉस्फेयर को क्या करेगा, छोड़ देगा, और फिर क्या करेगा, पूरी धरती के सर्कल लगाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल मेरी क्या करती, बैलिस्टिक मिसाइल मेरी इसी के ऊपर एंट्री करती, यहीं पे हिट करती, अगर इसी के ऊपर एंट्री हिट करती मेरी क्या बन जाती, बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल के जैसे नहीं, ये क्या करेंगे, इनका एंट्री पॉइंट कहीं और होगा, ये क्या करेंगे, इनको हिट यहां करना है, ये क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में कहीं और से एंटर करेंगे, जैसे एंटर करेंगे दे विल कन्वर्टेड इनटू बैलिस्टिक वेपन, एंड देन लेटर ऑन दे विल स्ट्राइक ऑन दी। यानी आप पहले डिफाइन ही नहीं कर सकते कि किस टारगेट को हिट करेंगे, ये सिर्फ मिसाइल को पता होगा और उस कंट्री को पता होगा जिसने लॉन्च किया। अगर आप किसी का प्री डिफाइंड रास्ता, देखो ये सिंपल वैसा ही है, तुम्हारा दोस्त तुम्हें ऐसे कर रहा है, तो तुमने ये हाथ रख उसने ये मार दिया, अनएक्सपेक्टेड, कि अगर आपको पता है कि आपके इस साइड से अटैक आ रहा है तभी तो आप बचाव कर सकते हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वे से अगर क्या आ जाएगा, डिटरेंट वो होगा, अटैक होगा, तो आप कहीं भी वो नहीं कर पाओगे खुद का बचाव। तो इसलिए क्या है, दीज आर दी डिफरेंट। पहले कैसे होंगे, इन्वायरमेंट से बाहर निकलेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल के जैसे काम करेंगे, बैलिस्टिक वाला पाथ फॉलो करेंगे, फिर क्या किसी पॉइंट पे एंट्री करेंगे दोबारा से, एंड देन कौन से, इट विल कन्वर्टेड टू बैलिस्टिक वेपन्स एंड हिट द टारगेट। पूरा कंसेप्ट क्या कराता है, FOBS। चाइना लेके आया अगेंस्ट यूएसए, अगेंस्ट यूएसए। कल लास्ट का टॉपिक क्या था, हाँ MIRVS वाला होता है जिसमें मल्टीपल वो तो बैलिस्टिक की क्वालिटी है, वो बैलिस्टिक क्वालिटी है। MIRVS मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स, वो क्या करेंगे, वो MRIV की टेक्नोलॉजी होगी, तो सिंपल क्या बैलिस्टिक मिसाइल है। देखो MRV को भी यहां डिफाइन कर देता हूं मैं,
अगर एमआरवी होगी तो वो क्या करेगी, मान लो यहाँ पे X2 भी हिट करना है मुझे, X3 हिट करना है, X4 हिट करना है, X5 हिट करना है, ठीक है। तो जैसे ये एंट्री लेगी तो क्या आएगा सामने से, हेड जो होगा, हेड में बहुत सारे क्या होंगे, मल्टीपल व्हीकल्स होंगे, वो क्या करेंगे, ओपन हो जाएंगे और अलग अलग पॉइंट्स पे क्या करेंगे, हिट करेंगे। एक इस पे हिट करेगा, एक इस पे हिट करेगा, इस पे हिट करेगा और इस पे। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ MIRVs। वो एक वो बैलिस्टिक मिसाइल का टाइप है, वो अलग नहीं है, ठीक है। ये तो तीनों FORB, FOBS और ये बैलिस्टिक वेपन्स बिल्कुल अलग है बैलिस्टिक मिसाइल से। FOBS बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, इट कैन वो पाथ फॉलो करती है, वो सेम वाला जो बैलिस्टिक मिसाइल पाथ फॉलो करती है, क्योंकि वो क्या है, दे विल बिकम एक्सो एटमोस्फेरिक। ऑर्बिट का कोई ध्यान रखने की बात नहीं, इतना ध्यान रखो, वैसे आपको लियो मिलेगा दिखा हुआ, पर लियो भी कुछ कंसेप्ट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अपना सीधा फंडा इतना रखो कि एक्सो एटमोस्फेरिक है, एटमोस्फेयर से क्या है, बाहर से देते बाह्य वायुमंडल में जाएगी और फिर किसी अलग पॉइंट से क्या करेगी, अंत वायुमंडल में एंट्री कर लेगी, एंडो एटमोस्फेयर में, ठीक है। लियो के चक्कर में मत पड़ो। क्यों नहीं पढ़ना है लियो के चक्कर में, क्यों नहीं पढ़ना है, कल को कुछ और चेंज हो जाएगा। चाइना वाले ही थे जिन्होंने क्या किया था, क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में तो मैंने लियो आप लोगों को पढ़ाया तो मैंने कितना बोला था, 100 से लेके 900, लेकिन ये चाइनीज ही थे जिन्होंने क्या कर दिया, 2000 किलोमीटर। तो उसके चक्कर में मत पड़ो। हाँ अगर आपको याद है, पता है, वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, बट उसके चक्कर में ज्यादा नहीं रहना है। आप हाँ बताए क्या है, हाँ 1967 में, हाँ 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 ऑफ कोर्स वायलेट करती है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है कि कोई भी वेपन बनाया जा रहा है वो वेपन मास डिस्ट्रक्शन का बोल के नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि देयर इज यही जो ट्रीटी है, इसी ट्रीटी के अंदर अगर आप WMD डिफाइन करते हो, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को डिफाइन करते हो, तो आपने सिर्फ 3 तरह के वेपन्स को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोला है। पहला तो न्यूक्लियर वेपन, दूसरा केमिकल वेपन और फिर बायोलॉजिकल वेपन। आप क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स को मान ही नहीं रहे हो। डेफिनेशन ये भी तो है। और दूसरा पता है क्या, दूसरी बात ये है कि एवरीबडी टॉक्स अबाउट न्यूक्लियर डेटरेंस। व्हाट इज न्यूक्लियर डेटरेंस, एक पॉइंट आता है कि न्यूक्लियर डेटरेंस का, देयर इज अ पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस। ये क्या है, ये एक पॉइंट है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पॉइंट है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, क्लोज क्लोज है, क्लोज क्लोज है। अब है क्या बात, बात यह है कि ये तीनों की तीनों क्या है, न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज। और न्यूक्लियर क्या वेपन कंट्री में दो तरह की कंट्री होती है। पहली कंट्री ऐसी है जो न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर रही है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर द जनरेशन ऑफ फॉर द मेडिकल पर्पजेज। और एक के पास क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब। दो कैटेगरी होती है न्यूक्लियर एनर्जी की भी। बहुत सारी कंट्रीज ऐसे जिन जो क्या है, जो न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर रहे हैं सर, बिजली बनाने के लिए, मेडिसिन पर्पज के लिए, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। तीनों कंट्रीज ऐसी हैं भाई साहब जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है और न्यूक्लियर एनर्जी तो पता नहीं कब से यूज कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर डीएई की स्थापना तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अप्सर आया था पहले, तब से हम क्या कर रहे हैं, पहला अप्सर आया था तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं अप्सरा से 1950 और 1961 के राउंड से, 57 में हो गया था स्टार्ट, कब हुई 1951 में, तब से यूज कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, अब इन सब के पास ये होने की वजह से हर कोई कंट्री क्या चाहती है, ये चाहती है कि चाइना सोचता है, चाइना, इंडिया कहता है कि हमें थ्रेट है चाइना से, पाकिस्तान से थ्रेट है। कभी भी ये कंट्री एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती है, न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकती है। तो होना क्या चाहिए, अब किसी ने मेरे ऊपर न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया है तो मेरा कंट्रोल क्या होगा, मैं उससे बचाव तो नहीं करूंगा, मैं बदले में न्यूक्लियर वेपन छोड़ दूं। देखो देयर इज समथिंग, चलो सुनी लो।
आर्मामेंट एक कंसेप्ट होता है, आर्मामेंट। वैसे आईआर में आना था पर सुन लो अभी बात चले तो आर्मामेंट क्या होती है? हथियारों की दौड़, हथियारों की दौड़। अब मान लो दो कंट्री है, कंट्री ए एंड कंट्री बी, ठीक है। दो तरह के वेपन होंगे, एक वेपन होंगे कन्वेंशनल वेपन, दूसरे क्या होंगे? न्यूक्लियर वेपन। यानी मेरे पास समझा गया, मेरे पास क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, जो क्या है, जिनमें नॉर्मल वेब वो है नॉर्मल हथियार कन्वेंशनल, और जिसमें न्यूक्लियर वेपन है वो क्या? वॉरहेड में न्यूक्लियर मेटल रखा है तो न्यूक्लियर वेपन। मान लो कंट्री ए के पास में 6 न्यूक्लियर वेपन है, सो 6 कन्वेंशनल वेपन है और 5 न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। अब होगा क्या? कंट्री ए के पास में 7 न्यूक्लियर वेपन है, सॉरी कन्वेंशनल वेपन है, और 4 दोनों के पास टोटल कितने हैं? मान लो इनके पास 3 भी हैं, इनके पास 11 हो गए, इनके पास में। अब ये कंट्री क्या चाहेगी? ये चाहेगी कि मैं इसके बराबर हो जाऊं, मैं इसके बराबर हो जाऊं, तो ये क्या करेंगे? ये प्रोडक्शन करेंगे न्यूक्लियर वेपन का या फिर कन्वेंशनल वेपन का। और मान लो ऐसा करते करते इन्होंने 4 बना लिए, तो ये कहां पहुंच गया? 11 पे। लेकिन तब तक ये 6 भी बना सकते हैं। और अगर परफेक्ट सिचुएशन हो कि सब क्या हो, सब परफेक्टली बैठा हो, पर स्टेबली परफेक्टली बैठा हो कि यहां पे 5 है, यहां पे इनके पास 5 सॉरी इनके पास 7 थे और इनके पास में 4 थे, परफेक्ट परफेक्ट है टोटल नंबर ऑफ। मैं बात नहीं कर रहा हूं कन्वेंशनल की, उसकी भी कन्वेंशनल इक्वल की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल तो इक्वल है। पहले वाले में तो चलो कम ज्यादा थे, तब होड़ लग जाएगी कि भाई उसके पास ज्यादा उसके पास कम है, कल को मेरे और उसके बीच में चल गया तो क्या है? दिक्कत हो जाएगी हमें। लेकिन अगर टोटल नंबर भी 4 है, फिर भी ये कंट्री क्या चाहेगी? फिर भी ये चाहेगी कि मैं इसके इक्वल कर लूं। तो जब ये 5 पे पहुंचेगा, ये 12 पहुंचेगा, हो सकता है 6 पे आके ये सॉरी ये 12 पे पहुंचे तो ये 13 पे आ जाए, 12 पे आ जाए, और बढ़ते रहे। और ऐसे ही क्या एक होड़ छिड़ती रहेगी। और सर कोई क्या चाहेगा? मैं न्यूक्लियर वेपन बनाऊं, चाहे मैं कन्वेंशन न्यूक्लियर वेपन बनाऊं, चाहे मैं न्यूक्लियर वेपन बताऊं। और यही हथियारों की होड़ कहलाती है आर्मामेंट। इसी को मैं क्या बोलता हूं? आर्मामेंट। यूएनएससी और बाकी सब एजेंसी क्या एक्सपोर्ट करती है? वो कहते हैं कि भाई डिसआर्मामेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिसआर्मामेंट। क्या होना चाहिए? डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई हम क्या करेंगे, अब इनके पास वही कंडीशन लगा लो, इनके पास बराबर बराबर है 6 5 7 4। डिसआर्मामेंट क्या कहेगा? इनके पास टोटल क्या है? 11। सारी कंट्री दोनों कंट्री बैठ जाए और कहें कि हम डील साइन करते हैं, हेलो वेलकम, enjoy our specialty, you are coming to the India, we have the famous Darjeeling tea, we have the famous केसर, डालो चाय में केसर, try it, ठीक है। एंड दे डील साइन कि हम क्या करेंगे? 4 न्यूक्लियर वेपन खत्म कर देंगे, 4 न्यूक्लियर वेपन खत्म कर। और डिसआर्मामेंट, हथियारों की दौड़, आप हथियार कम कर रहे हो। लेकिन समस्या क्या है? मान लो अब इन्होंने डील साइन की 4 वेपन कम करने की, इस कंट्री ने क्या किया? यहां से 4 कम करके 2 कर दिए, और इसने क्या कर दिया? यहां से 4 कर दिए 0। नई स्टडी क्या आई? डिसआर्मामेंट के बाद कंडीशन क्या बनी? ए और बी की 2 7 5 0, 7 और 7। क्या दोनों कंट्रीज फिर से सिंबल है? फिर दूसरे के मन में एक ख्याल आएगा कि वो तो ज्यादा पावरफुल हो गया। दैट इज देयर इज अ कंसेप्ट आप लोगों ने सुना है, बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। फिर ये कंट्री क्या करेगी? फिर ये कंट्री सोचेगी अरे इसके पास तो 5 है, जैसे ये 1 बनाएगा नया तो ये क्या करेगा? यहां पे +1 कर देगा, इसके पास 6 हो जाएंगे। जब ये जाके यूएन में कहेगा कि उनके पास 5 है, तो वो ये लोग इस बात से जस्टिफाई कर देंगे कि ये लोग नया बना रहे हैं, तो इसके बदले में हम भी बना रहे हैं। हमको भी क्या करना पड़ेगा? हमको भी क्या करना पड़ेगा? अपना खुद का बचाव करना पड़ेगा। तो जो बस बात ये है कि क्या आउटर स्पेस, अब आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में साइन हुई थी। उस टाइम पे हमारे पास मेन पार्ट क्या था? सिर्फ मून ही मून था। आउटर स्पेस में सिर्फ क्या था? मून था। आज के टाइम में मैं उनकी बात कर रहा हूं, हिग्स बोसोन की बात कर रहा हूं, फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, इतनी सारी गैलेक्सीज की बात कर रहा हूं, न्यूट्रिनोज की बात कर रहा हूं, डार्क मैटर की बात कर रहा हूं। अपना डार्क मैटर रह गया ना? ओके, तुम लोगों ने बताया नहीं, मैं ओके छुट्टी पे था तो रह गया। ओके, तुम लोगों ने याद भी नहीं दिलाया कि सर वो रह गया।
कोई बात नहीं, उस पर बात करते हैं। तो अब दिक्कत क्या होगी? दिक्कत यही है कि कंट्रीज इस बात को जस्टिफाई कर देंगे, और आउटर स्पेस ट्रीटी जो है वो इस बात पे करती है कि भाई आपको पीसफुल यूज करना है। तो कंट्री लाइक चाइना जो एफओबीएस बना रहा है, तो ये बात करेंगे कि वी क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ वेपन फॉर आवर सेल्फ डिफेंस। तो वो इस बात पे जस्टिफाई कर देते हैं अपने आप को, बिकॉज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की डेफिनेशन अलग है, उसमें सिर्फ 3 तरह के वेपन्स रखे उन्होंने। ठीक है, और इंडिया एक अलग कंसेप्ट की बात करता है। इंडिया इस मामले में कहता है कंप्लीट डिसआर्मामेंट। इंडिया वालों की अलग ही चल रही है। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जी ये सिचुएशन हमेशा आएगी, अगर आप साथ करोगे तो सिचुएशन हमेशा आएगी। आप क्या करो, आपके पास 5 है, आपके पास 4 है, आप अपने सारे न्यूक्लियर वेपन खत्म करो, आप अपने सारे न्यूक्लियर वेपन खत्म करो। सारा मुद्दा न्यूक्लियर वेपन पे, तो आप 4 खत्म करेंगे, 5 बज गए, कल को फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे चलता रहेगा, आर्मामेंट डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट आर्मामेंट, आर्मामेंट डिसआर्मामेंट, ये चलता रहेगा। फिर ट्रीटी पे बैठोगे 2 5 7 साल बाद, फिर दोबारा साइन करोगे, फिर दोबारा चाय पियोगे, हो सकता है दोबारा मोमोज खाने चाइना पहुंच जाओ। ठीक है, लेकिन फिर से दोबारा आर्मामेंट डिसआर्मामेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा? कंप्लीट डिसआर्मामेंट, कि आप ये खत्म करो। और न्यूक्लियर डेटरेंस एक ऐसी कैपेसिटी है कि आप अपने कन्वेंशनल हथियारों को इतना पावरफुल बना लो कि सामने वाले की हिम्मत ना पड़े आप पे अटैक करने की। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस। न्यूक्लियर डेटरेंस यहां पे बताया था स्टार्टिंग में, इनसे बताने से पहले भूल जाते थे कितनी देर पहले ये सब चीजें स्टार्ट हुई थी। न्यूक्लियर डेटरेंस वो एक कैपेसिटी होती है किसी कंट्री की कि आप अपने कन्वेंशनल हथियारों को इतना पावरफुल बना लो कि सामने वाली कंट्री न्यूक्लियर वेपन का यूज करने से पहले सोचे एक बार। ठीक है, तो वो इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि देखो कंट्रीज लाइक यूएस क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अपनी पावरफुल बढ़ा रहे हैं। चाइना कल को बोल देगा हमारे पड़ोसी 3 मुल्क हैं ऐसे, पूरा साउथ चाइना में इंस्टेबिलिटी है, वी आर क्रिएटिंग दिस कंसेप्ट कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसको डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, तुम भी तो यही कहते हो, नहीं कहते हो कि जब पेपर नहीं निकलता है कि पापा हम तो पढ़ के गए थे, पेपर ही बहुत हार्ड आया था। ये थोड़ी ना कहोगे हम पढ़े नहीं थे। कंट्रीज भी, मुल्क भी आपके जैसे ही हैं। ठीक है, आईआर पढ़ोगे तब पता लगेगा कि देश अलग नहीं है, तुम्हारे जैसे ही हैं। जैसे तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे दोस्त है, वैसे ही कंट्रीज हैं आपस में, उनके भी रिश्ते ऐसे हैं एज कंप्लीट योर पर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, और कोई डाउट गाइस? और कोई डाउट? ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? कैटो बार पे खत्म किया था हमने। ओके, वो तो होमवर्क था, आप लोगों को करना है, उसमें कुछ नहीं है पढ़ने का, वो खुद पढ़ना, उसके ऊपर पूछते भी नहीं अभी। लिखो टॉपिक नया, सबमरीन्स। पनडुब्बी। ठीक है, या सबमरीन्स एस आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? पनडुब्बियां। छोटा बी आएगा, ई छोटी की मात्रा और या। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो मोस्टली क्या है, 2 तरह की पनडुब्बियां होती है। 2 तरह की क्या होती है? सबमरीन्स। पहली है मेरे पास कन्वेंशनल सबमरीन्स। परंपरागत पनडुब्बियां। दूसरा है मेरे पास न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। ठीक है, न्यूक्लियर आधारित पनडुब्बियां। ठीक है, अब मेरी जो कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल भी 2 तरह की होती है। कन्वेंशनल भी 2 तरह की होती है। फर्स्ट है डीजल इलेक्ट्रिकल, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, डीजल इलेक्ट्रिकल कन्वेंशनल सबमरीन्स।
ठीक है। दूसरा है मेरे पास डीजल इलेक्ट्रिक एआईपी कन्वेंशनल सबमरीन्स। एआईपी के फुल फॉर्म हम आगे बात करेंगे। एआईपी सबको पनडुब्बियां पता है, ठीक है, वो गाजी मूवी देखी होगी, ठीक है। अब एक बात सुनो, नहीं देखा है तो मैं दिखा, सबको नहीं देखा है पनडुब्बियां, कहां रहेंगे, पानी के नीचे अंदर रहेंगे, पानी के अंदर रहेंगे। अब देखो होता क्या है, पहले मैं कन्वेंशनल की बात करता हूं। न्यूक्लियर पावर सबमरीन कौन सी होगी, जब सबमरीन को चलाने के लिए एनर्जी जो मुझे मिलेगी वो कहां से, या एनर्जी या फिर मुझे पावर जो मिलेगी वो कहां से मिलेगी, न्यूक्लियर मटेरियल से। यानी मेरे पास क्या होगा, यूरेनियम वगैरह होगा, यूरेनियम वगैरह को मैं क्या करूंगा, तोड़ूंगा और बिजली बनाऊंगा। फिर कन्वेंशनल मेरी क्या होंगी, अब देखो मेरे पास जो कन्वेंशनल है सबमरीन्स, उनमें क्या परंपरागत जो है सबमरीन्स वो है डीजल इलेक्ट्रिक। उनमें क्या होता है, मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक पनडुब्बी है, ठीक है, वेल बन गई है तो, ठीक है, इस तरह की होती है मेरे पास। जो मेरे पास डीजल इलेक्ट्रिक है ना, वो क्या करेगी, उसमें डीजल का जनरेटर लगाओ। डीजल जनरेटर देखा ना आप लोगों ने, जनरेटर क्या करता है, बिजली बनाता है। उसमें आप डीजल डालोगे, डीजल को क्या करेगा, डीजल की केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी किसको, मैकेनिकल एनर्जी में बदलेगी, और मैकेनिकल एनर्जी किसमें बदलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी मैकेनिकल एनर्जी बदलेगी तो उसके अंदर जो डायनोमो रहता है वो उसको वो घुमाएगा, पेट्रोल डीजल घुमाएगा, और उसके बाद में वो डायनोमो से क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने किसमें, इलेक्ट्रिक स्टीम में प्रोड्यूस। यानी क्या, कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी है, फिर मैकेनिकल एनर्जी बदलेगी, मैकेनिकल इलेक्ट्रिक में। पर इसके लिए एक सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे पास जो वो है, वो जो जनरेटर है, उसको उसमें डीजल को जलने के लिए कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन। तो होता क्या है कि जब भी ये सबमरीन्स होंगे तो ये क्या करेंगे, ये सरफेस पे आएंगे, किस पे आएंगे, किनारों पे। किनारों पे आके क्या करेंगे, अपना जनरेटर ऑन करेंगे, और जनरेटर ऑन करने के बाद में क्या करेंगे, इनके अंदर बैटरीज होती हैं, उन बैटरीज को चार्ज करेंगे, और जैसे बैटरी पूरी चार्ज होंगी दोबारा से कहां चले जाएंगे, पानी के। अब पनडुब्बी का काम क्या है, पानी के अंदर रहना, छुपे रहना, किसी को पता ना लगे, ना आवाज करना। लेकिन हर बार बार ये अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए कहां आएंगे, तो क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा, इजीली क्या कर पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे। कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे, कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे, कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, कभी तुम लोगों ने किसी की जासूसी की है, नहीं, ओके, की है, अरे करनी चाहिए, अच्छी बात है, एटलीस्ट पता रहता है कि हाउ इंटेलिजेंट यू आर, ठीक है। अगर तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, दूसरे तुम्हारे पकड़ लेते हैं, तो तुम कमजोर हो, तुम्हारा दिमाग उतना तेजी से काम नहीं करता, क्योंकि लोग तुम्हें पकड़ लेते हैं। और तुम किसी को पकड़ लेते हो तो तुम ये मत सोचो कि तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि तुमने इसको पकड़ लिया रंगे हाथ, नहीं, सामने वाला बेवकूफ है, ठीक है, आने वाला, ओके, चलो वी एग्री ऑन दैट स्टफ। तो अब देखो, मान लो, अब ये कोई वो उसकी बात, मान लो, अब पता कैसे लगेगा, अब मुझे किसी पर्सन का क्या पता है कि वो इस टाइम पे ये करता है, इस टाइम पे वो करता है, ये सब कंडीशन है, मुझे डेली रूटीन पता है। अगर वो अपने डेली रूटीन से हटके कुछ कर रहा है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, तो आई कैन हैव सम डाउट, और जब तक डाउट क्रिएट नहीं होगा तब तक मैं क्या कर सकता हूं, जस्टिफिकेशन मांग सकता हूं। जस्टिफिकेशन नहीं देगा तो फंस जाएगा। तो अब मान लो मेरे पास एक पनडुब्बी है, इसी आधार पनडुब्बी, और मुझे पता है कि उसमें 4 बैटरी हैं, और 4 बैटरियां जब चलेंगी तो उनकी कैपेसिटी कितनी है, कुछ तो कैपेसिटी होगी, हो सकता है 200 किलोमीटर जाए, हो सकता है वो 300 किलोमीटर जाए, हो सकता है वो 400 किलोमीटर जाए, ठीक है। अब देखो चीज में, ये मेरा क्या है, दिस इज माई, यहां पे आके माई अफ्रीका एंड समथिंग, और यहां पे जब मैं आऊंगा तो ये मेरा वियतनाम वगैरह, ठीक है, नीचे आगे सिंगापुर वगैरह, और ये इंडोनेशिया का एरिया, एंड दिस इज होल माई इंडियन ओशन, पूरा पूरा मेरा इंडियन ओशन है, ठीक है। अब मान लो एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन यहां निकल के आई,
अब याद रखो किससे? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट याद है? क्या करेंगी? क्या करेंगे? पता लगा लेंगी। या फिर क्या है, आपके पास में जासूसी वाली सैटेलाइट है, कैमरे से आपने क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। ठीक है, आपने क्या कर लिया? कैमरे से। ठीक। अब आपको पता है, अब हर दो, इनके साथ क्या है, ये हर 2 या 3 दिन में क्या करेंगे? दोबारा से बाहर आएंगे। अब मुझे पता है इसकी कैपेसिटी इतनी है। कैसे पता कैपेसिटी इतनी है? मुझे कैसे पता कैपेसिटी इतनी है? मैं चाइना का आदमी हूं और मुझे क्या देखना? मुझे देखना कि इंडियन की पॉइंट डूबी। कैसे पता? मॉनिटर करेंगे। एक मिनट। यहां पे ज्योति के साइड में कौन बैठा हुआ था? अभी जो लड़की उठ के गई है, कहां से गई है? क्लास में तो गया, उठ के पीछे से गई है। उनका बैग दे आओ। पंकज कहां से उठ के गए हो? देख लो कौन। हाँ, उनका बैग दे आओ प्लीज। खुशाम आप दे आओ। पंकज आप दे, खुशाम आप दे, आप दे। इट इज वेरी नेसेसरी भाई, बहुत जरूरी है। अगर तुम लड़के हो तो बहुत जरूरी है कि तुम लड़कियों का मटेरियल ना छुओ। क्यों? बताओ क्यों? अरे बताया तुम्हें तो पहले मैंने। आज ऑफिस में जाओ जसवंत जी के पास में। देखो कितना ऑर्डिनरी ये काम है कि अगर तुम किसी लड़की को ये कहते हो कि हेलो हाउ आर यू, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, कोई ऊपर पोस्ट हो जाए, 8:30 बजे के बाद में तुम्हारी बहन, तुम्हारी वाइफ, इनके अलावा तुम्हारी मम्मी, इसके अलावा किसी भी, चाहे तुम्हारी कितनी बढ़िया महिला मित्र हो, मैसेज नहीं करना है। अगर तुमने ये मैसेज किया हुआ है, क्या मैसेज किया कि हेलो हाउ आर यू एट 9:42 PM, कोई ज्यादा बड़ा टाइम है? नहीं। 9:42 भी छोड़ो, 8:42 पे कर रखा है तुमने, देन इट विल बी एक्ट अगेंस्ट यू। कि तुम्हारा क्या मतलब कि तुमने क्यों मैसेज किया। अगर वो कोर्ट में पहुंचेगी ना, तुम्हारी जॉब चली जाएगी, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द मोडेसिटी ऑफ वुमेन। कोई बड़ी बात नहीं है हेलो हाउ आर यू कहना, इतने पे ही यू मे सस्पेंडेड फॉर, मतलब बहुत टाइम के लिए। स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट यू, अगेंस्ट द हरासमेंट ऑफ वुमेन, कि तुमने मैसेज क्यों कर लिया। वो वीडियो याद है, बहुत पहले आई थी, वो छोटी बच्ची थी, कहती तेरा क्या मतलब, तू हमें मैसेज कर रहा है बार बार मैसेज। दैट सेम हैपेंड, दैट्स द हार्श रियलिटी। तो ध्यान रखा करो ऐसी चीजों का, ठीक है। और हंसने की बात है, ज्यादा सोचने की बात है। और लड़कियां तुम यूज कर सकती हो ये, ठीक है। चलो छोड़ो बैक। अब ये कैसे पता लगेगा चाइना को? देखो जब भी कोई हम नई चीज लेके आते हैं तो पीआईबी पे डेटा रिलीज होता है। आपको कैसे पता चलता है? आपके करंट अफेयर्स कैसे बनते हैं? गवर्नमेंट प्रेस रिलीज करती है, वो बताते हैं कि हमने क्या, आईएनएस विक्रांत, वशीगिर आ गया, हमारा वजीर आ गया है, प्रोजेक्ट 75 लेके आए हैं। उसका काम क्या है? उसका काम यही है। सारा क्या है? डिटेल में होता है। तो मान लो ये वाली पनडुब्बी यहां पे, तो और इसका क्या, इसका डेटा पहले पब्लिक में मौजूद है, और इन्होंने बताया कि ये एक बार फुल चार्ज होकर कितना करेगी? 300 किलोमीटर घूम रही है। तो ये क्या करेंगे? यहां पे सर्कल लगाएंगे, और सर्कल लगा के क्या करेंगे? 300 किलोमीटर का गोला बना देंगे। अब इस 300 किलोमीटर से दूर कहीं नहीं गई होगी। 3 दिन का इंतजार करेंगे। 3 दिन के बाद में हो सकता है वो यहां निकले, हो सकता है वो यहां निकले, कहीं तो निकलेगी, और हो सकता है यहीं पे निकल जाए, हो सकता है 150 जाके 150 वापस आ जाए। कोई भी पता लगा सकता है। क्या हम चाइनीज की लगा सकते हैं? यस, हम भी ये करते हैं। तो यही रो वगैरह वालों को क्या काम, आईबी वालों को क्या काम है, जो डेस्क की जॉब करते हैं? सब धुरंधर वाला काम थोड़ी ना करते हैं। और ये सब पूरा ही निकलता है या फिर कुछ पार्ट? किसमें पूरा ही निकलता है? पूरा मतलब देखो, अगर मेरा ये सेक्शन है तो इतना पूरा दिखाई देगा मुझे।
ये देखो इतना होता है जब चार्ज करने आएंगे, इतना तो बहुत है, मोर देन इनफ। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन। और लेकिन पूरी दुनिया में क्या है, दुनिया में मैक्सिमम जो वो होंगी क्या होंगी, सबमरीन्स, वो इसी कंसेप्ट पे काम कर। उन्हें क्या करना पड़ता है, हर एक 2-3 दिन के बाद में क्या करेंगी, वो पानी से बाहर आएंगी, पानी से बाहर आके क्या करेंगे, दे स्टार्ट देयर जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर स्टार्ट करेंगे, डीजल इंजन स्टार्ट करेंगे, एंड देन क्या करेंगे, बैटरीज को चार्ज करेंगे और 2-3 दिन के दोबारा पानी के अंदर चले जाएंगे, एंड देन होल रूटीन कंटिन्यूस फॉलो। जितना कैपेसिटी का चार्ज होगा, घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, नॉर्मल तो रहना ही पड़ेगा। जितनी देर में चार्ज करेंगे बैटरी चार्ज होगी। अब लिखो इंडिया के पास कितनी है, इंडिया के पास फिलहाल 16 ऐसी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। 16 एक क्या स्लोगन, ठीक है, नाम लिखो, INS सिद्धू घोष, सिंधु घोष। कैसे लिखना है मैं बता देता हूं आप लोगों को। आपको लिखना है INS सिंधु घोष और इसके ब्रैकेट में लिखना है S55, ऐसे लिखना है INS सिंधु घोष। हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख सकते हो, सिंधु घोष। S55। नेक्स्ट है मेरे पास INS सिंधु ध्वज, INS सिंधु ध्वज S56, जल्दी जल्दी लिखो। नेक्स्ट है INS सिंधु राज, INS सिंधु राज S57, सिंधु घोष, सिंधु ध्वज, सिंधु राज। नेक्स्ट है INS सिंधु रत्ना, INS सिंधु रत्ना S59, 58 नहीं हमारे पास, S59। नेक्स्ट है मेरे पास INS सिंधु केसरी, INS सिंधु केसरी S60। नेक्स्ट है INS सिंधु कीर्ति, कीर्ति नोट कीर्ति, कीर्ति। ठीक है, KIRTI, कीर्ति S61। नेक्स्ट है INS सिंधु विजय, INS सिंधु विजय S62। नेक्स्ट है मेरे पास INS सिंधु राष्ट्र, राष्ट्र INS सिंधु राष्ट्र S65, जल्दी आओ, S65। नेक्स्ट है मेरे पास INS शिशुमार, एक लाइन लगा लो, सिंधु रेंज की सारी हमारे पास खत्म होगी। नेक्स्ट है, ये सारी थी सिंधु क्लास की, कौन सी क्लास की थी, सिंधु क्लास की। लाइन मार लो, स्टेट या एक लाइन में लिखा तो अलग से लिखो, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करो। INS शिशुमार, शिशुमार मार, भाई मार लिख रखा है यहां पे, मार कहां पे, S44 शिशुमार। INS शांकुश, शांकुश, शांकुश SHANKUSH, शांकुश। S54, सॉरी S45, वो 44 थी, ये S45 है। नेक्स्ट है INS शाल्की, SHALKI, शाल्की, शाल्की।
S46। नेक्स्ट है INS शांकुल, INS शांकुल S47। ठीक है, ये शिशुमार क्लास की सारी खत्म हो गई है। नेक्स्ट लिखो INS चक्रा, INS चक्रा या चक्कर हिंदी में वाला चक्कर लिख सकते हो S71। नेक्स्ट है INS अरिहंत, अरिहंत I71 S71। INS अरिहंत, 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 अरिहंत पब्लिकेशन, अरिहंत S73, जल्दी लिखो S73। नेक्स्ट है INS कालावेरी, कालवरी, कालवरी, कालवरी। ठीक है, S21। नेक्स्ट है मेरे पास INS खांडेरी, खांडेरी, खांड वाला खांडेरी S22। नेक्स्ट है INS करंज, KARANJ, करंज S23। नेक्स्ट है INS वेला, वेला S24। नेक्स्ट है INS वजीर, ठीक है VAGIR है। ठीक है, अगर आप वागीर पढ़ रहे हो तो वगीर पढ़ लो, वागीर, वजीर पढ़ रहे हो वजीर, वागीर। ठीक है S24। एंड लास्ट है INS अरीघात, वगीर 25 हो गया ना, तो नेक्स्ट वगीर 25 है S25। एंड S26 मेरे पास है अरीघात, S26 अरीघात। ठीक है 26। एक मिनट रुको, मैं चार्जर ले आता लैपटॉप का, एक मिनट। ठीक है, ये मेरी कितनी है 16, ज्यादा होगी, ओके। कितनी हो गई है 20 हो गई हैं। चलो इनको डिफाइन कराता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक तो एक मिनट रुको, मैं बताता हूं, इनमें भी कैटेगराइजेशन कर लूंगा। फिलहाल हमारे पास टोटल 20 अभी चल रही है। ठीक है, इनमें 16 बताऊंगा, इनमें से 4 जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक, वो न्यूक्लियर पावर्ड वाले, जिनमें से 2 भी वर्किंग है। पहला तो है एक तो अरिहंत, ठीक है, एक तो अरिहंत वाली है, एंड दूसरी मेरे पास है अरिघात। एक तो अरिहंत, दूसरी अरिघात, लिखवाई ना S71 की सीरीज में, शायद 71 73 S। एक तो अरिहंत, दूसरा अरिघात। हाँ, ये 2 मेरे पास ऐसे ही है जो न्यूक्लियर पावर्ड है, जो मेरे पास क्या है न्यूक्लियर पावर। ठीक है, न्यूक्लियर पावर। बाकी मेरे पास क्या है डीजल इलेक्ट्रिक वाल, बाकी मेरे पास कौन सी है डीजल इलेक्ट्रिक वाल। अच्छा, अब तुम्हें ये पता लग गया। अब एक बात ये है कि डीजल इलेक्ट्रिक में सबसे बड़ा काम क्या है कि भाई ये बार बार क्या आएंगी, बार बार सरफेस पे आएंगी, और सरफेस पे आने के बाद वर्ड जो है उनके साथ प्रॉब्लम होगी कि इजीली क्या आ जाएंगी डिटेक्ट। दूसरा मेरे पास जो न्यूक्लियर पावर्ड है, ये वाली सबमरीन्स क्या रहेंगे बहुत लंबे टाइम तक, 6-6 महीने 8-8 महीने 10 महीने बाद। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो जाएगी खत्म। ठीक है, और इनको बार बार अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए किस पे आना पड़ेगा, सरफेस पे आना पड़ेगा। ठीक है, वाटर के सरफेस पे, ओशन के सरफेस पे आना पड़ेगा। इसी प्रॉब्लम को हटने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई, दैट टेक्नोलॉजी नोन एज AIP। इस टेक्नोलॉजी को मैं क्या बोलूंगा AIP, एयर इंडिपेंडेंट propulsion, एयर इंडिपेंडेंट propulsion।
जनरेटर्स के साथ क्या दिक्कत है, जनरेटर्स को ऑक्सीजन लेने के लिए कहां आना पड़ेगा, सरफेस पे आना पड़ेगा, उनको क्या आना पड़ेगा, सरफेस पे आना पड़ेगा। अगर ये सरफेस पे ही ना आए और इनको ऑक्सीजन कहीं और से मिल जाए तो क्या सरफेस पे आएंगी। तो क्या होता है इस टेक्नोलॉजी में, हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को कहां पे, टैंक्स में फिल करके ले जाए, टैंक्स में फिल करके कहां ले जाएंगे, नीचे फ्यूल सेल। और जब हमारी बैटरी लो होंगी, हम क्या करेंगे, इसी ऑक्सीजन को क्या करेंगे, टैंक से जनरेटर में फिट करेंगे एंड देन लेटर ऑन जनरेटर चलेगा और दोबारा हम बैटरीज को चार्ज करते हैं। तो मेरा क्या है, हमारा क्या है, ड्यूरेशन बढ़ गया। और एआई पे टेक्नोलॉजी आने से जहां पे पहले क्या था, जहां पे मेरी सबमरीन हर 2 या 3 दिन तक क्या आती थी, सरफेस पे वापस आती थी, अभी क्या हो गया है, वो कहां रहेगी, वो कम से कम 2 से 2.5 महीने तक कहां रहेगी, सबमर्ज रह सकती, 2 से 2.5 महीने कहां रह सकती है, सबमर्ज रह सकती। अब सबसे कमाल की बात, कौन सी कंट्री होगी जिसके पास ये टेक्नोलॉजी होगी, यूएसए, चाइना, रशिया और फ्रांस और इंडिया। हाँ, इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च की है। हाँ, पुर्तगाल। सबसे पहले पे क्रॉस मारो, यूएसए के पास नहीं है, क्योंकि पता है वो ऐसा ही खेल खेलेंगे, वो कहेंगे कि यूएसए के पास है, लेकिन यूएसए के पास नहीं है। कंट्रीज इनके पास टेक्नोलॉजी लिखो, रिसेंटली इंडिया ने की है, पहले इंडिया का नाम लिखो, इंडिया, रशिया, इंडिया, रशिया, ठीक है, फिर लिखो चाइना, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, एंड स्पेन, स्वीडन, फ्रांस एंड स्पेन, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज, 2-3 चीज लिखने की है, वो लिखो, ये सब जरूरत ही नहीं है। देखो, मैंने तुम्हें इजराइल का आयरन डोम पढ़ाया, ठीक है, हमने S-400 ट्राइम की बात की, यूएसए वाले की कोई बात नहीं की। सबसे पहली बात, यूएसए के पास में सबसे खतरनाक का क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम, सबसे भयंकर। और एक और बात, सबसे ताकतवर आदमी तो कोई अटैक नहीं करना चाहता, सबसे ताकतवर आदमी वो अटैक करते उस, ठीक है। तो शेर के पास जाकर कोई छेड़खानी नहीं करेगा, शेर छेड़खानी करने आ सकता है दूसरों के पास, दैट इज ऑल्सो बिकॉज थर्ड और बाकी सब वो तो दूसरों को टेक्नोलॉजी बांट रहे हैं, ठीक है। अगर बात आ जाए ना कि एयर डिफेंस के मामले में जो टेक्नोलॉजी पढ़ाया था, पैड की बात की थी, आयरन डोम की बात की थी, या फिर डायरेक्ट वेपन एनर्जी की बात की थी, यूएसए के पास उनसे एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन वी नेवर टॉक्ड अबाउट इट। कि दिक्कत किसके साथ है, दिक्कत कंट्रीज लाइक इंडिया के साथ है, इनके ऊपर कहते हैं, इनके ऊपर लोग दांत दिखाते हैं। चाइना वाले एग्रेशन, चाइना की तरफ से एग्रेशन हो गया है, पाकिस्तान की तरफ से एग्रेशन हो गया है, इजराइल के ऊपर एग्रेशन दिखाते हैं, तो हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, 2-3 चीजें आप लोगों ने लिखनी है, आप कैसे ही लिख सकते हो, जैसे ऐसे लिखना है, पहले शिशुमार क्लास, शिशुमार क्लास, ठीक है, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या इसके नीचे लिख सकते हो, या यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, पहले लिखो शिशुमार क्लास ऑफ सबमरीन्स, ठीक है। 1980 के दशक में जर्मनी ने बनाई थी। अब शिशुमार क्लास मतलब किसने बनाई, जर्मनी ने। कौन से दशक में, 1980 के दशक में बनी थी। बिल्ड बाय जर्मनी इन 1980s, ठीक है। Involve different kinds of weapons like torpedoes and mines. Involve different kinds of weapons like torpedoes and mines. अब सुनो, टोरपीडो क्या होते हैं, जो मिसाइल अंडर वाटर हिट करेगी, दैट इज नोन एज टोरपीडो। हम उसको मिसाइल नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, टोरपीडो। हिंदी में वालों यही होगा, टोरपीडो। टोरपीडो ऐसी मिसाइल जो क्या है, जो कहां से लॉन्च होगी, जो सबमरीन से लॉन्च होगी और अंडर वाटर ही करेगी, क्योंकि उसका मैकेनिज्म अलग होगा, पानी में चलेगी तो बहुत अलग मैकेनिज्म होगा,
ठीक है, टोरपीडो और माइन। माइन कैसे काम करेंगे? जैसे माइंस आप लोगों ने देखी ना, जमीन में माइंस बिछा देते हैं और वहां पे अगर आपके पैर दब गए तो तुरंत क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे ही क्या करते हैं, बहुत सारे एरियाज में आ जाओ, बहुत सारे एरियाज में क्या करते हैं, ये माइंस वगैरह बिछा के रखते हैं ताकि दूसरी कंट्रीज के क्या है, सबमरीन्स वहां है तो आने के बाद क्या हो जाए, ब्लास्ट हो जाए पानी समुद्र के अंदर। ठीक है, तो शिशुमार क्लास कौन सी थी, कब बनी थी? जर्मनी ने बनाई थी 1980 के दशक में। क्या क्या है इनके पास में? इनके पास टोरपीडोज हो सकते हैं और माइंस से इक्विपाइड है। ठीक है, नाम कौन से लिख सकते हैं? आईएनएस शिशुमार लिख लो एग्जांपल में, आईएनएस शिशुमार और आईएनएस सालदाग, आईएनएस सालदाग। ये पहले थी, डिकमीशन कर दी हमने। यहां पे ये नहीं लिखेंगे रिटायर, क्या बोलते हैं? डिकमीशन। जब कोई नई आती है इट इज नोन एज कमीशनड। हमारे पास आईएनएस विक्रमादित्य है 2014-13 में। 2022 में मेरे पास क्या है? आईएनएस विक्रांत। याद है आईएनएस विक्रांत? कल ही बताया था, क्या है? इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स। एयरक्राफ्ट नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिनमें स्टोबार की बात की थी, दोनों में क्या स्टोबार वगैरह। ये क्या था, कौन सी क्लास? ये जो विक्रमादित्य था कौन सी क्लास का था? कौन सी क्लास का था? कीव क्लास का। थैंक यू, कल ही बताया था, कीव क्लास का रशिया ने बनाया था। और ये हमने क्या किया, विक्रांत खुद से डेवलप किया है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, सालदाग। तो अगर जिस टाइम पे ये हटेंगे देन कंसेप्ट इज नोन एज डीकमीशन्ड। ये नहीं लिखेंगे रिटायर हो गए हैं, क्या हो गए हैं? डीकमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास लिखो कालावेरी क्लास, कालवेरी क्लास, कालवेरी क्लास, कालवेरी क्लास। कालवेरी क्लास की जितने भी सारी क्या है, अटैक सबमरीन्स है। कौन सी सबमरीन्स है? अटैक सबमरीन्स है। और दोनों डेवलप की थी किसने? फ्रांस एंड इंडिया ने मिलकर डेवलप की थी, ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय फ्रांस एंड इंडिया। अटैक सबमरीन्स ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय फ्रांस एंड इंडिया, दोनों ने मिलकर डेवलप की है। और डेवलप किसने की है? दे आर डेवलप्ड बाय इंडियन नेवी, डेवलप्ड बाय इंडियन नेवी। और किस प्रोजेक्ट के अंदर? अंडर प्रोजेक्ट 75 या P75। कहीं पे भी P75 लिखा होगा मतलब कौन सी क्लास की थी? कालावेरी क्लास की। किसने डेवलप की है? फ्रांस और इंडिया ने मिलकर। ठीक है, कालवेरी क्लास। एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल है, 6 है कालावेरी क्लास के, 6 सबमरीन डेवलप हुई थी। लिख लो 6 के नाम। आईएनएस कालवेरी, आईएनएस कालवेरी। सेकंड है टाइगर शार्क, आईएनएस टाइगर शार्क। आईएनएस खांडेरी, आईएनएस खांडेरी। आईएनएस करंज, आईएनएस करंज। आईएनएस वेला, आईएनएस वेला। आईएनएस वगीर या वजीर, वगीर VAGIR, वगीर। एंड आईएनएस वासगीर, वागशीर, सॉरी वागशीर, VAGSHEER, वागशीर। ठीक है, ये मेरी कौन सी क्लास है? कालवेरी क्लास की। ठीक है, नेक्स्ट डालो, मेरे हेडिंग में डालो सिंधु घोष क्लास या किलो क्लास, सिंधु घोष क्लास या किलो क्लास। किलो क्लास है मतलब कौन सी? दैट इज रशियन सबमरीन्स, रशियन सबमरीन्स है। ठीक है, और ये कालावेरी जो क्लास थी उससे ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन है। अगर मैं शिशुमार की बात करूं तो ज्यादा कौन है, एडवांस कौन सी है? शिशुमार है। किससे? कालवेरी क्लास से। ठीक है, और जितने मेरे आईएनएस सिंधु घोष हो गया है, आईएनएस सिद्धू राज हो गया, तो सिद्धू के नाम से थे। कौन सी सीरीज में? एस वाली थी ना, S50 वाली, S55 वाली, 55, 56, 57। ठीक है, S59, वो सब कौन सी थी? शिशुमार क्लास। ठीक है, या फिर किलो क्लास की। डिफरेंशिएट कर लोगे। अब देखो,
आप दो जगह दो चीजें पढ़ते हो, एक तो है प्रोजेक्ट 75, ठीक है, और दूसरा है प्रोजेक्ट 75I। प्रोजेक्ट 75 जो है दैट इज फॉर द कालावेरी क्लास। जॉइंटली डेवलप किया था किसने? फ्रांस प्लस इंडिया में। और बिल्ड किसने किया? ध्यान रखना, बिल्ड किसने किए थे? जो शिप बनाए थे किसने बनाए थे? इंडियन नेवी ने। और कितने बनाए थे सबमरीन? 6। क्या है जो आप उसकी बात कर रहे हो ना, वो जो लिखवाया था टाइगर शार्क, ठीक है, उसको हटा दो, वो डेवलप नहीं हुआ था, 6 ही बने, ठीक है, टाइगर शार्क को हटा दो, हाँ 6 ही है, ठीक है। और प्रोजेक्ट 75 क्या अब है? कालावेरी क्लास तो कौन सी है? डीजल इलेक्ट्रिकल, डीजल इलेक्ट्रिकल, ठीक है। क्या करेंगे जब भी इनको वो करना होगा, रिचार्ज करना होगा, दे विल कम टू दी सरफेस। और मेरे पास प्रोजेक्ट 70 क्या है? दे आर ऑक्यूपाइड विद द एआईपी। एआईपी क्या है मेरे पास? एयर इंडिपेंडेंट। यानी मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन नीचे टैंक्स में ले जाऊं, एंड इसमें क्या होगा? दिस इज माई नोन एज ए प्रोजेक्ट 75, ठीक है। और ये भी हमने फ्रांस की हेल्प से बनाया, ठीक है। और इनको मैं बोलूंगा स्कॉर्पियन क्लास, दे आर नोन एज स्कॉर्पियन क्लास, बट दीज आर डेवलप्ड बाय कोचिन डॉकयार्ड। कौन बनाया इनको? कोचिन डॉकयार्ड। कौन बनाया? कोचिन डॉकयार्ड, केरला। कोचिन डॉकयार्ड, केरला, केरला में ना कोचिन जगह, वहां वो कर रहा है ये। लेकिन 75 वाले किसने डेवलप की थी? दे आर डेवलप्ड बाय इंडियन नेवी। क्या हो गया? हाँ, स्कॉर्पियन क्लास की है। ठीक है, एक मिशन लिखो, इंडियन सबमरीन प्रोग्राम, आईएसपी, इंडियन आईएसपी, मेरे पास आईएसपी, इंडियन सबमरीन प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमें क्या करना है? इंडिया को 24 सबमरीन बनानी। इंडिया विल डेवलप 24 सबमरीन। प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था इन द ईयर ऑफ 2000। प्रोग्राम आया कब था? 2000, ठीक है। और फुली डेवलप कब तक कर देंगे? 2030 तक। कितनी थी टोटल सबमरीन्स? कितनी प्रोग्राम की थी? 24। 24 में से क्या होगा? 18 + 6 का रेशियो होगा। यानी 18 कौन से होंगे आपके पास में? दे आर द कन्वेंशनल, और 6 आर द न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, ठीक है। कुछ आपका रह गया और पीछे तो मेरे से पूछ लीजिएगा बाद में, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। और प्रोजेक्ट कब तक हो जाएगा? 2030 तक। होगा नहीं होगा 2030 आने पता लगेगा, लेकिन ध्यान रखना है दिस विल बी द प्रोजेक्ट 18। और जो 16 होंगी, जो 18 होगी, दैट विल बी द स्कॉर्पिनी क्लास, स्कॉर्पिनी क्लास। 18 स्कॉर्पिनी क्लास की, ठीक है। क्लियर है इतना? यहां तो कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक डालो, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। 3 तरह की होती हैं गाइस। पहले होंगी SSBN, ये है, इसका फुल फॉर्म होगा शिप सबमरीन बैलिस्टिक न्यूक्लियर पावर।
यानी मेरी ऐसी कौन सी ऐसी सबमरीन जो अब दो न्यूक्लियर पावर से चलेंगे, यानी फ्यूल के रूप में मैं क्या कर रहा हूं, न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर रहा हूं। चलो ठीक है, लेकिन ये क्या होंगी, दे विल लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, दे विल लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है, दे विल लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। दूसरी मेरे पास होंगी, दे विल बी द अटैक सबमरीन्स, अटैक सबमरीन्स, these are SSN, शिप सबमरीन न्यूक्लियर। ये मिसाइल लॉन्च करेंगे, टॉर्पेडोज लॉन्च करेंगे, माइंस लॉन्च करेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली लोग यूज फॉर दी अटैक। ऐसा बहुत बार होता है भाई साहब कि आपकी सबमरीन हमेशा ये नहीं करेगी अटैक ही करे, कई बार जासूसी के काम भी आती है। नॉर्मल आप जासूसी भी करते हो, आप नीचे की इंफॉर्मेशन दूसरे कंट्रीज की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए काम करते हो, ठीक है। थर्ड मेरे पास जो होंगी that is SSCN, ship सबमरीन क्रूज न्यूक्लियर। तीसरी वाली कौन सी करेगी, क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च। इसमें कोई ध्यान मतलब कुछ बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। इंडिया के पास में कौन सी फिलहाल वर्किंग है, दो, एक तो INS अरिहंत, दूसरी INS, दिख रहा है सभी का, मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा, INS अरिहंत, ये दो मेरे पास कौन सी सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन। लेकिन अंडर कौन सा प्रोजेक्ट, इंडियन सबमरीन प्रोजेक्ट का प्रोग्राम के बारे में क्या कर रहे हैं हम, 2030 तक 24 नहीं क्या करेंगे, सबमरीन बना लेंगे, 18 कन्वेंशनल, 6, ठीक है। ये हो गया मेरा। अच्छा, अब एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ने से पहले स्टैंड टेक्नोलॉजी टॉपिक डालो, स्टैंड टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप क्या करते हो, आप अपने एयरक्राफ्ट को रडार की डिटेक्शन में आने से बचा सकते, पानी वानी पे, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा यार्निंग आ रही है तो ये आपकी बॉडी की एक वार्निंग है कि आपका शरीर थक गया है, ठीक है। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपनी बॉडी को पुश करते हैं, you need to switch off your body, not switch off, you to take some rest for the body, switch off चलो, तो स्टैंड टेक्नोलॉजी क्या है, स्टैंड टेक्नोलॉजी मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मेरे पास क्या होगा, क्या हो गया इनको, ठीक है, बाहर जाए कर लो, नहीं करनी बदमाशी, मुझे पता रहता कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है, बाहर जाके किया है, ठीक है। किसी दिन पीछे से देख लिया ना उन्होंने, ठीक है, ऊपर वाला सब देख रहा है, CP प्लस, ठीक है, CP प्लस की टैगलाइन है ना, जैसे माउंटेन ड्यू की क्या है, डर के आगे जीत है, CP प्लस की क्या है, ऊपर वाला सब देख, तो ऊपर वाला सब देख लेगा तो मंगी हो जाएगा, काम हम देखेंगे, मैं फिर अपना पल्ला झाड़ दूंगा, ये कहेंगे कि क्या मतलब सब इतने बच्चों को कहाँ से देखे, एक दो को तो टोक पे दे, फिर तुम पे ही बात आएगी, नहीं करते ऐसे। टेक्नोलॉजी क्या है, मेरी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके पीछे मैं क्या करूंगा, रडार के डिटेक्शन में, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मान लो ये रडार के सिग्नल आ रहे, ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले एग्जाम्पल दिया, रडार के सिग्नल आ रहे, ठीक है, क्या करेंगे, टकराएंगे, जो साइड में टकराएंगे, जहां टकराएंगे वो टकरा के क्या है, वापस क्यों जा रहे हैं, बिकॉज मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, अगर मेरे कोई ऐसे स्टेट आ रहे हैं और सरफेस मेरा कैसे है, बिल्कुल सीधा है, तो इसी रास्ते से क्या है, दे विल, ठीक है, बिकॉज यहां पे मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आ जाएगा, इक्वल टू एंगल ऑफ, रेज की फॉर्म में टकराएंगे वैसे चले, या तो मैं एंगल
सरफेस मेरा ऐसा है, मैं क्या करूँ, सरफेस मेरा ऐसे बना, ठीक है। अब मेरे पास आ रहा है वेट ऐसे, और जब जाने की बारी आएगी यानी मैं अपने एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाऊं कि अगर कहीं से भी क्या है रेडियो फ्रीक्वेंसीज की रेज आ रही है, अब देखो अगर यहां से रेडियो सिग्नल आए, टकराए, टकरा के इसने पकड़ लिया कुछ है, अगर रेज आई और आके उधर चली, रेज आई टकरा के उधर चली, दोबारा गैदरिंग हुई, तो क्या इसको पता लगेगा कुछ आ रहा है? दिस इज द, आप क्या करोगे, आप अपने एयरक्राफ्ट की और आपने सारे जितने भी वो है उनकी क्या है, उनकी शेप ऐसे बनाओगे कि अगर कहीं से भी रेडियो फ्रीक्वेंसी आ रही है, रेडियो वेव्स आ रही है, रडार के सिग्नल्स आ रहे हैं, तो टकरा के किसी दूसरी डायरेक्शन चले, क्योंकि अगर टकरा के वापस दोबारा चले गए और रडार सिस्टम ने क्या कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया, तब है दिक्कत, तब वो क्या करेगा, तब वो बता देगा। लेकिन अगर वो टकरा के कहीं और चले गए तो रडार सिस्टम क्या समझेगा, मेरे को सारे के सारे क्या है वापस। अब तुम देखो एक V2 बॉम्बर का शेप, अब तक का सबसे एडवांस जो एरोप्लेन है फिलहाल मेड बाय द यूएसए, दैट इज नोन एज V2 बॉम्बर। शेप देखो, मैं दिखाता हूं, देखो मैं दिखाता हूं। ये देखो, ये इसके ऊपर आता है, एक तो ये इतना इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया है, फिर भी इनका इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो बैन लगा दिया, गेम नहीं खेल सकते, ऐप नहीं चला सकते, ये वो सब, एंड स्टिल वर्ड देते सामने से ऐसे दिखता है। अगर मान लो सीधा डायरेक्ट से कोई सिग्नल आ रहा है सामने से, they will be kept like this. ये डाल दे, हाँ काम कर रहा है, शेप बनेगा। ये देखो, पीछे से किसी ने यहाँ से सिग्नल भेज दी, यहाँ आएंगे, यहाँ टकरा के यहाँ चले जाएंगे, उधर से आ रहे टकरा के, उधर से आ रहे टकरा के, इधर आ रहे तो इधर चले जाएंगे, इधर आ सीधा है, सामने से है वो किधर निकले, इधर सामने से है तो सिग्नल वापस, तो रडार सिस्टम क्या करेगा, एडवांस ऐसा है जो क्या रडार के पकड़ में, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टेल्थ, दिस इज द स्टेल्थ। जो तुम ये समझ रहे हो कि इन देखो, अब हमारे यहाँ पे खड़ा है बिग, ठीक है, सोचा तो आपके फोटो जो आपके लोग बिग खड़ा है, उड़ा सकते उसको नहीं, क्यों नहीं, अगर मान लो आता होता, ठीक है, या फिर तुमने माउंटेन ड्यू की 3-4 बोतल पी ली कि आज कुछ तूफानी करते हैं, डर के आगे जी, थम्स अप भी पी ली और वो भी कर ली, ठीक है, माउंटेन ड्यू भी पी ली, डर के आगे जीते, आज कुछ तूफानी करते हैं सब, फिर इन्होंने सिर्फ डब्बा दिया है, इसका इंजन इंजन सब निकाल लिया, जो ऊपर का आउटर बॉक्स है ना, जो तुमने कपड़े पहन रखे हैं, कपड़े शॉप रखे हैं यूनिवर्सिटी में, तो अब क्या है देखो, इसकी भी शेप है, इसके जो सिग्नल सीधे थे, इसके विंग्स इन्होंने ऐसे क्यों बनाए, आगे से ये ऐसा नकुल, इस शेप में नकुला क्यों, इस शेप में तो है कि अगर आगे से सामने से मट दे है वो, ये सिग्नल कम्स लाइक दिस वे, टकरा के चले जाएंगे, इस जितने एफिशिएंट नहीं जाएंगे, लेकिन कई क्या है, इसके विंग्स वगैरह की शेप ऐसी है, विंग्स हो गए, कोनार्ड्स हो गए, ठीक है। अब ये क्या नाम ले लिया सर आपने, चलो विंग्स और कोनार्ड भी दिखा देता हूं, आपको समझ में आएगा। विंग्स
ये जो है पीछे वाले दीज आर द विंग्स, और जो आगे छोटे वाले हैं दीज आर द कोनार्ड्स। ये भी स्टेट टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जी सर। स्टेट टेक्नोलॉजी का वो नहीं करते, वो जो हवाबाजी करते हैं ना, व्यू घुमाते हैं, देखा हो तुमने एयर शो में, उसमें भी हेल्प करते हैं फॉर द बैलेंसिंग ऑफ एरोप्लेन। और साथ ही साथ क्या है, रेडियो सिग्नल्स के उनको भी भगाने में, रिफ्लेक्ट करने में, रेडियो वेव्स आएंगे, सीधे सिग्नल आ रहे हैं, टकरा के वापस कैप्चर हो जाएंगे, सीधी सी बात है, आपको पकड़ में आ जाएगा। देन these are the conaर्ड्स, पीछे वाले विंग्स, ठीक है। कोनार्ड्स ये आगे वाले कुछ छोटे कोनार्ड्स, ये कोनार्ड्स, ठीक है। कोनार्ड्स से समझ में आया क्या कोनार्ड्स है क्या विंग्स है। क्या इसके अलावा कोई और टेक्नोलॉजी है? मैं मेरे एरोप्लेन में मेटेरियल यूज है सर, मैं प्लास्टिक यूज करूं। मेटल क्या करेगा, मेटल से फ्रीक्वेंसी टकराएंगे और टकरा के वापस चलेंगे। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं फाइबर यूज करूं, मैं प्लास्टिक यूज करूं, कहां पे, मेरे एयरक्राफ्ट, तब भी मेरे वो क्या हो जाएंगे, अनडिटेक्टेबल हो जाएंगे भाई। अब सर सवाल ये आता है कि सर अगर चलो मैं फाइबर की तो मान लेता हूं, कार्बन फाइबर, अब जब मेरा एरोप्लेन उड़ेगा तो टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा हो जाएगा इंजन का, हाई टेम्परेचर प्लास्टिक तो पिघल जाएगा। तो मैं क्या करूं, फाइबर तो कुछ हद तक क्या है, हाई टेम्परेचर से वो रोक सकता है, उसकी थर्मल हीटिंग क्या है, थर्मल कैपेसिटी हाई है बहुत, तो कार्बन की मान लेंगे, प्लास्टिक नहीं, तो प्लास्टिक तो यूज करूंगा नहीं, दूसरा मैं कार्बन फाइबर यूज करता हूँ। अब बात यह है कि सर चलो ठीक है, लेकिन कुछ हिस्सा तो रहेगा इंजन का, जो इंजन का हिस्सा क्या करेगा, उसमें तो मेटल यूज करना पड़ेगा मुझे, उसमें तो ऑप्शन ही नहीं मेरे पास, उसका बचाव कैसे करेंगे। मान लो मैंने पूरा या फिर मैंने क्या बनाया, मैंने एरोप्लेन छोड़ा, अब मुझे इंसान वाली जरूरत नहीं, मैंने क्या बनाया, आई जस्ट मेड ए अनमैन्ड एरियल व्हीकल, व्हाट आई मेड, यूएवी। अनमैन्ड एरियल, सीधा सही, बेसिकली क्या है, एक ड्रोन ही है, एरोप्लेन है, उसमें क्या है, आपने बहुत बड़ा एरोप्लेन है जिसमें आप बिना इंसान के चला रहे, अनमैन्ड, स्वचालित वाला है, मानव रहित हवाई यान, मानव रहित हवाई यान, बेसिकली क्या हुए, ड्रोन से। अब ये इनको मैंने कैसा बनाया, अब इनको मैंने सारों को फाइबर से बना लिया, लेकिन इंजन का जो हिस्सा होगा वहां तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेटल यूज करना पड़ेगा, और वो मेटल में कहीं ना कहीं टकरा के क्या होगा, कहीं ना कहीं टकरा के रेस चली जाए। हो सकता है कि मेरा ये अनमैन्ड एरियल 2 मीटर लंबा हो, ठीक है, लगभग कितना 6.6 फीट के रहा हो, इतना लंबा छोड़ा हो, ठीक है, लंबाई में, ठीक है। लेकिन हो क्या, इसमें से कम क्या है, 1/2 मीटर की डायमेंशन का क्या हो इसका इंजन। लेकिन रडार में अगर मेटल यूज हुआ है कहीं ना कहीं इसके इंजन में, तो क्या है, कम से कम रडार ये आधा मीटर का तो दिखाएगा कि आधे मीटर का कोई ऑब्जेक्ट चल के आ रहा है, तो क्या उससे भी कुछ बचाव की चीज। यस, देयर आर अनदर सम काइंड्स ऑफ पेंट्स, स्पेशल पेंट्स आते हैं, पेंट जो करते हैं ना वैसे ही पेंट्स आते हैं, वो पेंट्स क्या होते हैं, दे विल अब्सॉर्ब रेडियो फ्रीक्वेंसीज, वो क्या करेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसीज को अब्सॉर्ब कर लेंगे। तो देयर आर स्टेल्थ पेंट्स, क्या होंगे मेरे पास, स्टेल्थ पेंट्स होंगे, या फिर मैं क्या बोलूंगा इनको, स्टेल्थ मटेरियल। देखो स्टेल्थ मटेरियल में प्लास्टिक भी आ जाएगा, एक मिनट मैं बता, कार्बन फाइबर भी आ जाएंगे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर मैं क्या पूरे को पेंट कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, बट इट विल इंक्रीज माय कॉस्ट, एंड मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिपीटेडली इसको क्या करना पड़ेगा, बार बार पेंट करना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह क्या हो जाएगा ज्यादा। अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, कोई बुराई नहीं। तो मेरी क्या है, मेरी बहुत सारे क्या है, मेरे बहुत सारे पनडुब्बीज हो गए, बहुत सारे मेरे एयरक्राफ्ट हो गए, दे विल यूज दीज पेंट्स, और वो क्या होंगे, अब क्या होगा, अब जब पेंट यूज हो रहा है, मान लो मेरी बॉडी के ऊपर पेंट कर दिया, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आ रही है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी आगे क्या हो रही है, अब्सॉर्ब हो जा रही है, वापस नहीं जाएंगे, जब वापस नहीं जाएंगे तुमको पता नहीं चलेगा। दिस इज द स्टेल्थ टेक्निक, ये मेरा क्या है, स्टेल्थ टेक्निक, ठीक है। और ये हम कहाँ यूज करते हैं, हम एयरक्राफ्ट एयरप्लेन्स में यूज करते हैं, फाइटर जेट में यूज करते हैं, चाहे मैं क्या शेप ऐसे बनाऊं, चाहे मैं स्टेल्थ मटेरियल यूज करूं।
अब तक का सबसे खतरनाक कौन सा है? ब्लूटूथ। और गोनार्ड्स और मेरे क्या है? विंग्स हेल्प करते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने में। क्लियर है? ठीक है, अब लिखो एयरक्राफ्ट के बारे में। फर्स्ट जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट लिखो। पहली पीढ़ी के जहाज। अब हम पानी से हवा में आ गए हैं, अब तक हम कहां थे? पानी में। फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन इसको पहले ठीक है। ये पहले जनरेशन थे, अर्ली जेट थे। किसके ऊपर थे? जेट के ऊपर डिपेंड। घबराओ मत, हमारे कुछ टॉपिक बचे हैं, जैसे जेट हो गया, स्क्रैम जेट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बचा। जब मैं न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ाऊंगा तो मैं जेट, स्क्रैम जेट और जितने भी मेरे टर्बो जेट होते हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में बात करें, ठीक है। घबराना नहीं कि सर आपने जेट तो कराई। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है? मेरे अर्ली जेट्स, मेरे अर्ली जेट वाले जहाज थे। हम लोगों के पास एनसीईआरटी तो होगी ना, पढ़ रहे हो एनसीईआरटी? ठीक है। एक टर्म आती है एवियोनिक्स। ठीक है, एक वर्ड है एवियोन। पता है किसी को एवियोन? बायोलॉजी वाला पता है? किसने की है बीएससी वगैरह बायोलॉजी से? पता है क्या होता है? एवियन का नहीं पता। एवियन होते हैं बर्ड्स। हम कभी बायोलॉजी में बर्ड्स नहीं बोलते। साइंस की हमेशा से खासियत रही है, साइंस का सिर्फ एक ही काम हुआ है। और ये जो देखो, अब मुझे एक साइंस का नया काम क्या रहा है, साइंस ने हमेशा ऐसे वर्ड डिफाइन किए जिनसे बच्चों को डरा डरा के मारता। प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन है कुछ नहीं, स्टार्स में हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन बनता है। बर्ड भी बोल देते, एवियन बोलने की क्या जरूरत थी? ठीक है, क्या कर रहे हैं? अब यही होता है। पॉलिटिकल साइंस जब आई थी तब उस पॉलिटिकल साइंस के साथ भी ऐसे ही था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस क्या है? बहुत पुरानी है। तो लोगों ने क्या कर दिया? रिफाइन 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 करके इजी बना दिया। साइंस नया सब्जेक्ट है। सेल की खोज कब हुई? 1665। कितने साल में? 300 साल भी नहीं हुए पूरे, मतलब 400 साल भी पूरे नहीं हुए। 2065 में जाके 400 साल पूरे हुए। 400 साल में कहाँ इतना सब्जेक्ट होता? उस पर ये लोग क्या नई नई डिस्कवरी करे जा रहे हैं, नई नई डिस्कवरी करके और कुछ कुछ जोड़े क्रिस्पर कैस9 बना दिया। ठीक है, एवियन का मतलब क्या होता है? एवियोनिक्स क्या होता है? यानी जो मेरे पास फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, उनके बारे में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज होते, यानी मेरे जो एयरक्राफ्ट वगैरह में जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी यूज होंगे, दैट आर द पार्ट्स ऑफ एवियोनिक्स। समझ में आ गया? एवियोनिक्स, ठीक है। चाहे उनमें रडार सिस्टम हो, चाहे उनमें मैनुअल कंट्रोल सिस्टम हो या फ्लाइंग का हो, सब कुछ। तो जो फर्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट थे उनमें लिमिटेड एवियोनिक्स होते थे। क्या थे? लिमिटेड। और ये बेसिकली क्या थे? कोई भी कंप्यूटराइज नहीं था यहाँ पे, कोई भी कंप्यूटराइजेशन का सिस्टम नहीं। सारा का सारा एवियोनिक्स कैसा था? मैनुअल एवियोनिक्स। मैनुअल एवियोनिक्स। कोई हथियार नहीं था, कोई हथियार नहीं था।
ठीक है। फिर लिखो सेकंड जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, सेकंड जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। इनमें क्या था, इनमें गन्स आ गई, क्या हुआ, गन्स आ गई, ठीक है। गन्स आई, लेकिन गन्स भी कैसी थी, अब ऑटोमेटिक गन नहीं थी। आज के टाइम में तुम क्या करोगे, तुमने लॉन्च कर दिया, टारगेट को लॉक किया, टारगेट को लॉक करने के बाद लॉन्च कर दिया। उस टाइम में क्या करना पड़ता था, दो लोग होते थे, एक तो उड़ाता था जहाज को, दूसरा क्या करता था, गन चलाता था। गन कैसे चलेगी, गन कैसे चलेगी, दीज आर द सेकंड जनरेशन। इसमें एग्जांपल मैं बता देता हूं एक तो फर्स्ट जनरेशन वाला, सेकंड जनरेशन वाला तो F4 फैंटम, F4 फैंटम LV-21 गन्स वगैरह कैसे थी, MiG-21 F4 फैंटम नाम है एरोप्लेन F4 फैंटम एंड MiG-21। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड जनरेशन, टर्बोफैन इंजन आ गया। एक बार लिख लो, मैं टर्बोफैन के बारे में पढ़ा, टर्बोफैन इंजन आ गया, ठीक है। मल्टी रोल कैपेबिलिटी थी, मल्टी रोल, एक से ज्यादा काम कर सकते थे, मल्टी रोल। यानी अब मल्टी रोल का मतलब क्या हो जाएगा, इन्हीं के अंदर रडार सिस्टम भी आ गया। पहले सिंपल क्या था, पहले सिंपल का काम फ्लाई करना था, अब ये क्या है, दुश्मन को डिटेक्ट कर लेंगे, साथ में साथ एक दूसरे की सर्विलांस भी कर सकते हैं। आप इनमें क्या है, आप इनमें जाके रसद का सामान या फिर ह्यूमैनिटेरियन एड भी यूज कर सकते हो, आप इनको फाइट करने के लिए भी यूज कर सकते हो, मल्टी रोल, ठीक है, मल्टी रोल आ गया, ठीक है। एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई थी, एफिशिएंसी क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई, किसमें, थर्ड जनरेशन, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इंप्रूव्ड रडार सिस्टम एंड इंप्रूव्ड एवियोनिक्स, इंप्रूव्ड रडार सिस्टम एंड इंप्रूव्ड एवियोनिक्स, ठीक है। देखो F-16, F-16 हाँ एग्जाम्पल, F-16 मिराज 2000, F-16 मिराज 2000, मैंने बड़ी पढ़ाई पे बात कर दी, मैं कहाँ पढ़ा, कहाँ पढ़ा, मैं कल एक बार गाइस इस पेज छोड़ दो भाई, मैंने जो फिर लिख रखा है 2000 लिख रखा है, मेरा थर्ड जनरेशन लिख रखा है, ठीक है। इसके पेज छोड़ दो, कल बात करते हैं, एक तो आप वाले पे पैड वाले पे बात करता हूँ, एक आप वाले पे बात करता हूँ, ठीक है। मैं भी देखता हूँ, ठीक है। थर्ड मिराज हो गए, अब लिखो फोर्थ जनरेशन, फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी आ गई, क्या आ गई थी, फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी, पता है किसी क्या होती है, कोई बात नहीं, फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी आ गई। इनहांस मैन्यूवरेबिलिटी, इनहांस मैन्यूवरेबिलिटी, यानी अब क्या है, अब एकदम से ये एरोप्लेन एयरक्राफ्ट क्या कर सकते थे, फोर्थ जनरेशन में शार्प कट ले सकते थे, उल्टा घूम सकते थे, ठीक है। मैन्यूवरेबिलिटी, मैन्यूवर, तुमने देखा ना कि एकदम से शार्प कट ले लेंगे, उल्टा घूम जाएंगे, शॉर्ट टेक ऑफ कर लेंगे। इन मिडल फ्लाइट में क्या है, अपना पाथ वे रोशन चेंज कर लेंगे, मैन्यूवरिटी का मतलब ये होता है। इन बिटवीन फ्लाइट में क्या कर सकते हैं, अपना पाथ चेंज कर सकते हैं, शॉर्ट टेक ऑफ कर लेंगे, ठीक है। हाई थ्रस्ट जनरेट करते हैं, हाई थ्रस्ट जनरेट करते हैं, तो हाई थ्रस्ट जनरेट करेंगे तो क्या है, शॉर्ट टेक ऑफ पॉसिबल है, शॉर्ट टेक ऑफ क्या है, पॉसिबल है, ठीक। और इसमें क्या है, कोनार्ड विंग्स आ गए हैं, कोनार्ड्स आ गए, पहली बार क्या आ गए, कोनार्ड्स आ गए, विंग्स आ गए, क्योंकि क्या है, थर्ड जनरेशन में मेरा क्या इंप्रूव हुआ, रडार टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई। जैसे रडार टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उनसे बचाव के लिए अगला बचाएंगे, तो क्या है मेरे पास इसमें पहली बार क्या विंग्स आ गए इंप्रूव एंड क्या आ गए, कोनार्ड्स आ गए, विंग्स और कोनार्ड्स आ गए, इंप्रूव्ड विंग्स एंड कोनार्ड्स इन्वॉल्व कर दिए।
ठीक है। और थर्ड जनरेशन के मुकाबले एडवांस रडार सिस्टम एंड एवियोनिक्स। वो तो हर बार में क्या है, आपका एवियोनिक्स सिस्टम और रडार सिस्टम क्या होगा, हमेशा इंप्रूव होता रहेगा स्टेज बाय स्टेज। एग्जांपल है मेरे पास में FA-18, और नेट, और मिग का है, मिग 59 है, लेट मी चेक 27 क्या है, 27 ठीक है। नेक्स्ट लिखो 4.1 जनरेशन 4.5, क्या होगा सर, क्या है, सब उठ के जा रहे हो, उससे तो तबीयत खराब होगा, ठीक है। 4.5 के वाले दे आर द मल्टी रोल, नहीं मल्टी रोल के बजाय लिखो मल्टी रोल, मल्टी रोल ओनली रोल नहीं है, मल्टी रोल, ठीक है। और इनमें क्या है, दे हैव यूज्ड एक्सेसिव यूज ऑफ मटेरियल, मतलब सिंपल मैं बता देता हूं अपने हिसाब से लिख लेना। इनमें हमने पहली बार एक्सेसिव मटेरियल यूज किया था ताकि हम रडार सिस्टम को क्या दे सके, चकमा दे सके, तो मैंने क्या सा किया, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ एक्सेसिव यूज किया, किसका, स्टेल्थ मटेरियल का, ठीक है। स्टेल्थ मटेरियल बताया ना मैंने, कोनार्ड्स आ गए, विंग्स आ गए, पेंट आ गया, सब 4.5 यूज किया, ठीक है। एंड दे हैव some kinds of situational awareness technique, हालात के हिसाब से ये क्या है, अपने आप अलर्ट हो गए। एंड इनमें से कुछ ऐसे हैं, दे विल ऑपरेट ऑन द मल्टी इंटरऑपरेबिलिटी, सम ऑफ द हैव द कांसेप्ट ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। एन एग्जांपल में इंटरऑपरेबिलिटी का सबसे क्लास में एग्जांपल है राफेल, एग्जांपल क्या है, राफेल। 2 नंबर में पिछली बार सीधा पूछा था, राफेल कौन सी टेक्नोलॉजी का है, कौन सी जनरेशन का है, 4.5, ठीक है। राफेल है मेरे पास और है यूरोफाइटर टाइफून, ठीक है। दीज आर माय 4.5। नेक्स्ट लिखो 5th जनरेशन, 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट, integration of command, control and communication. There is a very high concept C3, एक concept होता है C3 system, ठीक है। ये मेरा बात करता है कमांड, कंट्रोल एंड, अगर तुम लोगों ने ध्यान से साइंस एंड टेक्निकल से पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी के लिए यूज हुआ है। इवन ये कहां पे, ये आपके सैटेलाइट्स के लिए भी यूज हुआ, कमांड कंट्रोल एंड, ये पूरा भरपूर होते हैं इसे कमांड कंट्रोल एंड, यानी ये क्या करेंगे, ये खुद ही कमांड जनरेट कर लेंगे, खुद ही पूरा सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड दे हैव ओन देयर कम्युनिकेशन सिस्टम। एआई बेस्ड बोल, ठीक है। मोस्ट एग्जांपल कौन से होंगे, पहली बार क्या हो गया था, पहली बार एयरक्राफ्ट, देखो एयरक्राफ्ट का सिंपल कंसेप्ट था, अब तक जितनी जनरेशन है सबको कंट्रोल करने के लिए वी नीड मैन और वी नीड पायलट, लेकिन 5th जनरेशन में पहली बार 5th जनरेशन में क्या हुआ था, इसका कंसेप्ट हो गया था वी हैव
UAVs, unmanned aerial vehicles। साइज में बहुत कॉम्पैक्ट होंगे, एफिशिएंसी एक्यूरेसी सो मच हाई, एफिशिएंसी एक्यूरेसी बहुत हाई, एंड क्या होगा, नियर इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट थ्रू रडार, रडार के बीच में नहीं आएंगे, पकड़ में नहीं आएंगे, लिख लिया लो, लिख लो, एक्यूरेसी बहुत हाई होगी। एक्यूरेसी एफिशिएंसी, ठीक है। नियरली इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट बाय रडार, हाँ क्या करें, नियरली इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट बाय रडार, रडार की पकड़ में नहीं आएंगे। ठीक है, एंड दे हैव डिजिटल कंप्यूटेशन फॉर वॉरफेयर, they have digital computation for warfare awareness। अगर युद्ध में देखो, मेरे पास पहले में क्या हो गया, मेरे पास सारे सिस्टम क्या हो गए, एनालॉग वाले, तो मेरा जो आपको एग्जांपल दिया था रडार वाला, रडार का सिस्टम बताया था मैंने कि ऐसे ऐसे लाइन बीप सिग्नल जाते हैं और वो हरे कलर का होता है, उसमें डिजिटल, वो भी मेरा कहीं ना कहीं क्या है, उसमें कुछ एनालॉग टाइप का है। पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम डिजिटल है, अपने आप कैलकुलेशन कर लेगा, अपने आप काउंटिंग कर लेगा। और वॉरफेयर में गया, युद्ध में गया, तो उसके हिसाब से क्या सिचुएशन अवेयरनेस क्रिएट करेगा वॉरफेयर के बड़ी, एंड एक्ट अकॉर्डिंगली वॉर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डिजिटल कंप्यूटेशन फॉर वॉरफेयर अवेयरनेस युद्ध के दौरान। ठीक है, एग्जांपल में लिख लो, T-35 Lightning II, Sukhoi 57, F-35, ठीक है, और Sukhoi 57, Sukhoi, हाँ, Martin, हाँ वो भी F-22। एंड इवन एक बात और है, एफ सीरीज किसकी है, यूएसए की, सुखोई किसकी है, रशिया की। इंडिया में बेंगलुरु में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक ही जगह पे दोनों एयरक्राफ्ट थे, वरना आप कभी भी देख नहीं सकते। अगर आप दोनों एयरक्राफ्ट को एक साथ देख रहे हो, मतलब क्या है, जंग हो गई है। क्या हो गया, एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज कर सकते, लेकिन रशिया और यूक्रेन क्यों एक्सरसाइज करेंगे, बिकॉज एक्सरसाइज का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सरसाइज, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे और क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, और जब टेक्नोलॉजी शेयर हो जाएगी उसके बाद में क्या होगा, एक दूसरे से परचेज की बात करेंगे। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज करते ही नहीं कभी साथ में। तो अगर सुखोई और क्या है, F-35 और F-35 का एडवांस, सबसे एडवांस किसका, यूएसए का, सुखोई 57 उसका एडवांस है रशिया का, दोनों एक साथ, मतलब क्या है, एक्सरसाइज तो हो नहीं सकती, युद्ध ही हो रहा है। बट इंडिया में जब क्या हुई थी, ठीक है, एयर शो हुआ था बेंगलुरु में, देन दोनों एक साथ देखेंगे, एक सिस्टम पड़ा कुछ मामलों में ठीक, क्यों ठीक है। अब ये बताओ कि अरे मतलब हमारे पीएम विश्व गुरु बन गए, समथिंग लाइक दैट, ऐसा है, ऐसा है। हम सबसे डरे लोग हैं, हम पाकिस्तान से डरते हैं, हम चाइना से डरते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ताकत की जरूरत है। वो इसलिए नहीं आए थे कि हमारे विश्व गुरु सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, या फिर उन लोगों को हमसे कुछ लगाव है, यस मोदी इज माय फ्रेंड, ठीक है, या फिर वो जा रहे हैं डोक उठा के, पुतिन, रेस्पुतिन का सॉन्ग चल रहा है पीछे पीछे, वंस देयर वाज अ मैन, होगा सुना है ना रेस्पुतिन वाला सॉन्ग, इंस्टाग्राम पे फेमस है, ये सुना है तुमने, सुन रखा होगा, पर तुम्हें ये नहीं बताओ सॉन्ग का नाम रेस्पुतिन। ठीक है, चल रहा है, मुझे हाथ बार मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया इज अ बिग मार्केट, जहां पे डर होगा वहां पे एयरक्राफ्ट बिकेंगे। इंडिया के पास 4.5 है, तो वो क्या सोच रहे हैं कि 5 पे बिक्री दें, तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन क्या बचा, कोई या फिर। अब बहुत सालों तक क्या हुआ, अब बहुत सालों तक दिक्कत है कि पाकिस्तान, हम रशिया के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहे, क्योंकि यूएस क्या कर रहा है, अपनी एफ सीरीज किसको बेच रहा है, पाकिस्तान। एफ सीरीज के पास, तुम्हारे पास क्या, हमारे पास सुखोई या मिराज के पास जाने का ऑप्शन, या सुखोई खरीद देंगे,
ठीक है, या फिर मिग खरीदेंगे, दोनों रशिया के। सेम क्यों नहीं खरीद सकते? सेम क्यों नहीं खरीद सकते? हम भी खरीद लेते हैं यूएसए से, F-16 का आएगा, F-16 इधर से आएगा, लड़ाई लड़ देंगे आपस में, क्यों? तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का पासवर्ड पता है तो क्या सेफ रहेगा उसका फोन? यू नो हाउ टू गो थ्रू दैट पोर्शन। तुम्हें पता है कि कैसे तुम मूव कर सकते हो, कैसे तुम्हें एंट्री मिल जाए। अगर दोनों कंट्रीज जो दुश्मन है उनके पास सेम टेक्नोलॉजी है तो एक दूसरे की टेक्नोलॉजी में इंटरफेयर कर सकते हैं, इजीली कैन डू दैट। और दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? इंडिया बिलीव करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। इंडिया ये कहता है कि आप हमें जहाज मत दो, आप हमें वो भी दो, कैसे बनाया, कितने नंबर का पेज लगाया, कितने नंबर का क्या किया है, ठीक है। अगर कल को कहीं से लीक हो जाए तो हम ठीक कर पाएंगे। चाइना भी इसमें बिलीव करता है। चाइना एक कदम आगे है, चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग में बिलीव करता है। रणछोड़दार सांचड़ वाला कंसेप्ट कि मशीन खुलनी चाहिए, बंद होना हो वो कोई मतलब नहीं है। तो चाइना वाले क्या करते हैं? चाइना वालों ने बोइंग खरीदा, ड्रीमलाइनर 737 खोल के देखा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कराई, खोल के देखा, अपना खुद का एरोक्राफ्ट बना दिया, सेम टू सेम, नाम कोई और, ठीक है। आईपीआर के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तरफ क्या है? रिवर्स इंजीनियरिंग इलीगल है, या फिर नॉट इलीगल, बैन है, करना अच्छी बात नहीं। लेकिन चाइना ऐसा करता है, हम लोग ऐसा नहीं करते। हम कहते हैं कि भाई आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो। उसमें दिक्कत क्या है? उसमें बहुत महंगी पड़ती है चीज़ें, लेकिन उसका फायदा भी है। हम उसके आधार पे क्या है और एडवांस टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होने का फायदा नुकसान क्या है? कि कल को अगर एक पेज भी निकल गया या फिर सर्विस करनी होगी, हर एक मशीन की सर्विस होती है। एरोक्राफ्ट की मशीन, जब आपकी छोटी सी मोटरसाइकिल की सर्विस होती है तो किसकी? एयरक्राफ्ट की सर्विस होनी ही होनी है। तो जब सर्विस होगी तब भी कहाँ से मैकेनिक आएगा? यूएसए से आएगा, वो आके सर्विस करेगा। कोई पेज खराब हो गया तब। अब देखो पाकिस्तान को 4 बिलियन की वो मिली फंडिंग, 4 बिलियन की फंडिंग मिली। हम लोग मना करते रह गए कि मत दो मत दो मत दो, टेरर फंडिंग करेंगे, ये फंडिंग करेंगे। उनको तो अमीर हो जाना चाहिए था। कहाँ गया पैसा? कहाँ गया? कंडीशन कल को फिर अगर यूएस कंडीशन यही लगाएगा कि अगर 4 मिलियन की ये है तो 4 मिलियन मिलेगा तुम्हें पैसा, लेकिन उसमें से पहले F-16 जो रह गया है उसकी सर्विसिंग कराओ, ये कराओ, वो कराओ, फलाना, और 2-2.5 मिलियन वापस ले लो। एग्जैक्टली यही हुआ। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के कि क्या है? उससे आपकी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी उसको इंप्रूव करने का बढ़ावा मिलता है। आप उसकी देसी टेक्नोलॉजी पे आधारित हो जाते हैं, खुद का इंप्रूवमेंट बनता है। तो इसीलिए क्या है? इसीलिए किसी मास्टर पे डिपेंडेंट नहीं होना है कि आपको हर रोज बताएगा कि करंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ने, यहाँ से पढ़ने, या फिर न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। तुम खुद ही सीख लो। जब तुम्हें खुद आ जाएगा तो तुम क्या, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो हर रोज तो तुम्हारा पहले क्या होता था? पहले ये बहुत चलता था, क्लास नहीं लगती थी चीज़ों की। दिल्ली में जाओ तो दिल्ली में अभी भी कोई ना कोई क्लास लगाए बैठा है कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। ज़्यादा पैसा नहीं देना है, आज 15 मिनट के लिए आओ, मैं तुम्हारी टिक टिक करवा दूँ, जो टॉपिक समझ नहीं आएगा तो बता दूँ। 200 रुपये तो तुम्हें लगे, 200 रुपये महीना के, 300 रुपये दिन का, कितना रुपये लग रहा है? 200 रुपये लग रहा है, क्या बड़ी बात है। लेकिन एक दिन उसने क्लास में, फिर एक दिन वो बीमार हो गया, ठीक है, एक दिन उसका दिमाग खराब था, कह दिया कल कराएंगे, तो रहेंगे पीछे। खुद पे डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है। और क्या है, जब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं तो दैट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन यूएस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है, तो हम बार बार किस पे डिपेंड करते हैं? ऐसा थोड़ा ना कि राफेल हमारे वो थे, सिर्फ राफेल ही हमें खरीदना था। हमारे ऑप्शन में 6 एयरक्राफ्ट थे जो स्टार्टिंग में चूज किए गए थे डीजीएमओ ने। नो डीजीएमओ तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल होता है। नो डीजीएमओ एक और बॉडी है मिलिट्री की जो इनके बारे में बात करते हैं। डीजीएमओ है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे ध्यान नहीं है। तो उन्होंने 6 वो किए थे, जिनमें ये हमारा ये टाइफून भी था, यूरोमास्टर, स्वीडन का एयरक्राफ्ट था, F-16 था, FA-18 था, ठीक है, ये सब थे। जापान इनका भी था, 6 एयरक्राफ्ट कमीशन किए थे। लास्ट में जाके सिर्फ 3 ही हुए थे,
यूरोफाइटर की बात हुई थी, F-62 की बात हुई थी, F-18 की बात हुई थी कि हम खरीद लेंगे, लेकिन लास्ट में क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आया। और सबसे राफेल ने क्या हुआ, राफेल ने बोला कि हम क्या करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितने फायदे, आप आगे चल के उसके बिहाफ पे क्या कर सकते हो, यू क्रिएट सम न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हेडिंग डालो 6th जनरेशन, मतलब बस खत्म हो गया। 6th जनरेशन का वैसे होता है, 6th जनरेशन वाले क्या करेंगे, 6th जनरेशन वाले फ्यूचर वाले होंगे, फ्यूचर वाले होंगे, और उनके फ्यूचर वाले में क्या होगा, ऐसे होंगे जो यहां से उड़ेंगे, स्पेस में जाएंगे, वापस आ जाएंगे। अब तक किसी ने बनाया है नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी कि चाइना बना रहा है, बहुत जल्दी बना लेगा, घबराओ मत, अगले 6 महीनों में 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट आ जाएंगे। चाइना बहुत 2 सालों से लगा हुआ है 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाने, यूएस नहीं बनाएगा लेकिन वो बनाएगा, चाइना। ठीक है, कि आप इवन ये पॉसिबिलिटी कि 6th जनरेशन वाले वो होंगे कि आप एयरक्राफ्ट, अब आपको स्पेस शटल की जरूरत पड़ती है, कहाँ, किसके लिए, स्पेस में जाने के लिए, बट उसमें आप एयरक्राफ्ट में बैठोगे, स्पेस में जाओगे, वापस आ जाओगे। ठीक है, जब एयरक्राफ्ट आएगा तब और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, मतलब बात रहे तो बात करेंगे, वरना फिर आप